रिश्ता क्षमा के लिए आया रफीक का रिश्ता। क्षमा के लिए रफीक का रिश्ता आया। वो उसे पहले से जानती थी। वह रेशमा ऑटो सर्विस में मैकेनिक था और अच्छी तनख्वाह पाता था। क्षमा की मां सईदा अपनी बेटी का रिश्ता लेने को तैयार थी। क्षमा बेहद हसीन और दिलकश लड़की थी। अपनी खूबसूरती के मुकाबले वो रफीक को बहुत मामूली इंसान समझती थी, इसलिए रफीक उसे दिल से नापसंद था। दूसरी ओर क्षमा की सहेली नाजिमा हमेशा उसकी तारीफ करते हुए उकसाया करती थी कि वो मॉडलिंग करे तो उसका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही अच्छी कमाई भी होगी। एक दिन क्षमा ख्वाबों में खोई सड़क पर चली जा रही थी। अरे ओ ड्रीम गर्ल, पीछे से पुकारते हुए नाजिमा ने जब क्षमा के कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक पड़ी। किसके ख्यालों में चली जा रही हो तुम? तुझे रोका ना होता तो वह स्कूटर वाला जानबूझकर तुझ पर स्कूटर चढ़ा देता। वह तेरा पीछा कर रहा था, नाजिमा ने कहा। क्षमा ने नाजिमा के होठों पर चुप रहने के लिए उंगली रख दी। वह जानती थी कि ऐसा न करने पर नाजिमा बेकार की बातें करने लगेगी। अपने होठों पर से उंगली हटाते हुए नाजिमा बोली, मालूम पड़ता है कि तेरा दिमाग सातवें आसमान में उड़ने लगा है। तेरी चमड़ी में जरा सफेदी आ गई तो इतराने लगी। बस आते ही ऐसी बातें शुरू कर दी। जबान पर लगाम रख, थोड़ा सुस्ता ले, थोड़ा रुक कर क्षमा ने कहा, चल मेरे साथ चल। अभी तो मैं तेरे साथ नहीं चल सकूंगी, थोड़ा रहम कर। आज तुझे होटल में कॉफी पिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए जो पकवान बनाया होगा उसे कौन खाएगा? मैं हूं न। क्षमा नाजिमा को जबरदस्ती घसीटते हुए पास के एक होटल में ले गई। आज तू बड़ी खुश है, क्या तेरे चाहने वाले नौशाद की चिट्ठी आई है? क्षमा ने पूछा। ये सुनकर नाजिमा झेप गई और बोली, नहीं, साहिबा का फोटो और चिट्ठी आई है। साहिबा? क्षमा के मुंह से निकला। साहिबा और क्षमा की कहानी एक ही थी। उसके भी ऊंचे ख्यालात थे। वो फिल्मी दुनिया की बुलंदियों पर पहुंचना चाहती थी। साहिबा का रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ एक आम शख्स से तय हो गया था, जो किसी दफ्तर में बड़ा बाबू था। उसे वह शख्स पसंद नहीं था। कुछ महीने पहले साहिबा हीरोइन बनने की लालसा लिए मुंबई भाग गई थी, फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। आज उसकी एक चिट्ठी आई थी। चिट्ठी की खबर सुनने के बाद क्षमा ने नाजिमा के सामने साहिबा के तमाम फोटो टेबल पर रख दिए, जिन्हें वह बड़े ध्यान से देखने लगी। सोचने लगी, फिल्म लाइन में एक औरत पर कितना सितम ढाया जाता है, उसे कितना नीचे गिरना पड़ता है। नाजिमा से रहा नहीं गया। वो गुस्से में बोल पड़ी, इस बेहया लड़की को देखो, कैसे कैसे अल्फाजों में अपनी बेइज्जती का डंका पीटा है। शर्म मानो माने ही नहीं रखती है। क्या यही फिल्म स्टार बनने का सही तरीका है? मैं तो समझती हूँ कि उसने ही तुम्हें झूठी बातों से भड़काया होगा। देखो क्षमा, फिल्म लाइन में जो लड़की जाएगी उसे पहले कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। फिल्मों में आजकल विदेशी रस्म के मुताबिक खुला बदन, किसिंग सीन वगैरह मामूली बात हो गई है। कोई फिल्म गंदे सीन दिखाने पर ही आगे बढ़ेगी, वरना? क्षमा बोली। सच पूछो तो साहिबा के फिल्म स्टार बनने से मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरे दिल को सदमा पहुंचा है। ख्वाबों की दुनिया में उसने अपने आप को बेचकर जो इज्जत कमाई, वह तारीफ की बात नहीं है, नाजिमा ने कहा। बातों बातों में उन दोनों ने तीन कप कॉफी पी डाली, फिर टेबल पर उनके लिए वेटर खाना सजाने लगा। क्षमा, ऐसे फोटो ले जाकर तुम भी फिल्म वालों से मिलोगी तो तुझे फौरन कबूल कर लेंगे। तू तो यूं भी इतनी हसीन है, हंसकर नाजिमा बोली। आजकल मैं इसलिए ज्यादा परेशान हूँ कि माँ ने मेरी शादी रफीक से करने के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। उन्हें डर है कि मैं भी मुंबई न भाग जाऊं। अगर तुझे रफीक पसंद नहीं है तो मना कर दे। वही तो समस्या है। माँ समझती हैं कि ऐसे कमाऊ लड़के जल्दी नहीं मिलते। उसमें कमी क्या है? मेहनत की कमाई करता है, तुझे प्यार दुलार और आराम मुहैया कराएगा। और क्या चाहिए तुझे? तू भी माँ की तरह बतियाने लगी कि मैं उस मैकेनिक रफीक से शादी कर लूं और अपने सारे अरमानों में आग लगा दूं। रफीक जब घर में घुसे तो उसके कपड़ों से पेट्रोल, मोबिल ऑयल और मिट्टी के तेल की महक सूंघने को मिले, जिसकी गंध नाक में पहुंचते ही मेरा सिर फटने लगे।
न बाबा न, मैं तो एक हसीन जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सच तो यह है कि तू टेलीविजन पर फिल्में देख देख कर और फिल्मी मसाले पढ़ पढ़ कर महलों के ख्वाब देखने लगी है, इसलिए तेरा दिमाग खराब होने लगा है। उन ख्वाबों से हटकर सोच। तेरी उम्र 24 से ऊपर जा रही है। हमारी बिरादरी में यह उम्र ज्यादा मानी जाती है। आगे पूछने वाला न मिलेगा तो फिर इसी तरह की बातें होती रहीं। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चली गईं। उस दिन शमा रात को ठीक से सो न सकी। वह बार बार रफीक, नाजिमा और साहिबा के बारे में सोचती रही। रात के 3 बज रहे थे। शमा ने उठकर आईने के सामने अपने शरीर को कई बार घुमा फिरा कर देखा, फिर कपड़े उतारकर अपने जिस्म पर निगाहें गड़ाई और मुस्कुरा दी। फिर वो खुद से ही बोली, मुझे साहिबा नहीं बनना पड़ेगा। मेरे इस खूबसूरत जिस्म और हुस्न को देखते ही फिल्म वाले खुश होकर मुझे हीरोइन बना देंगे। जब कोई गलत रास्ते पर जाने का इरादा बना लेता है तो उसका दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। उसे आगे पीछे कुछ सूझता ही नहीं है। शमा ने सोचा कि अगर वह साहिबा से मिलने गई तो वह उसकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि साहिबा भी उसकी सहेली थी जो आज नाम व पैसा कमा रही है। लोग कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वे सच कहते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वही ढोल कानफाड़ू बनकर परेशान कर देते हैं। शमा अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ उसे मुंबई जाने की इजाजत नहीं देंगी, तो क्या उसके सपने केवल सपने बनकर रह जाएंगे। वो मुंबई जरूर जाएगी, चाहे इसके लिए उसे माँ को छोड़ना पड़े। शमा ने अपने बैंक खाते से रुपए निकाले, ट्रेन का रिजर्वेशन कराया और माँ से बहाना करके एक दिन मुंबई के लिए चली गई। शमा ने साहिबा को फोन कर दिया था। साहिबा ने उसे दादर रेलवे स्टेशन पर मिलने को कहा और अपने घर ले चलने का भरोसा दिलाया। जब ट्रेन मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। बहुत से लोग स्टेशन पर बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर बैठने की थोड़ी सी जगह मिल गई। शमा सोचने लगी, घनघोर बारिश के चलते साहिबा कहीं रुक गई होगी। उसी बेंच पर एक औरत बैठी थी। शायद उसे भी किसी के आने का इंतजार था। शमा उस औरत को गौर से देखने लगी, जो उम्र में 40 साल से ज्यादा की लग रही थी। रंग गोरा, चेहरे पर दिलकशी थी, अच्छी सेहत और उसका सुडौल बदन बड़ा कशिश वाला लग रहा था। शमा ने सोचा कि वो औरत जब इस उम्र में इतनी खूबसूरत लग रही है, तो जवानी की उम्र में उस पर बहुत से नौजवान फिदा होते रहे होंगे। उस औरत ने मुड़कर शमा को देखा और कहा, बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, कहाँ जाना है तुम्हें? शमा ने जवाब दिया, गोविंद नगर जाना था, कोई मुझे लेने आने वाली थी। शायद बारिश की वजह से वह रुक गई होगी। जानती हो, गोविंद नगर इलाका इस दादर रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है? वह मलाड इलाके में पड़ता है। यहाँ पहली बार आई हो क्या? जी हाँ। किसके यहाँ जाना है? मेरी एक सहेली है साहिबा, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। 2-3 साल पहले वह यहाँ आकर बस गई। उसने मुझे भी शहर देखने के लिए बुलाया था। उस औरत ने शमा की ओर एक खास तरह की मुस्कुराहट से देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास सामान तो बहुत कम है, क्या 1-2 दिन के लिए ही आई हो? अभी कुछ नहीं कह सकती, साहिबा के आने पर ही बता सकूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने घर से बिना किसी को बताए यहाँ भाग कर आई हो? अक्सर तुम्हारी उम्र की लड़कियों को मुंबई देखने का बड़ा शौक रहता है, इसलिए वे बिना इजाजत लिए इस नगरी की ओर दौड़ पड़ती हैं और यहाँ पहुंचकर गुमराह हो जाती हैं। शमा के चेहरे की हकीकत उस औरत से छिप न सकी। मुझे लगता है कि तुम भी भाग कर आई हो। मुमकिन है कि तुम्हें भी हीरोइन बनने का चस्का लगा होगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी हसीन लड़कियां बिना सोचे ही गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। आपने मुझे एक नजर में ताड़ लिया, लगता है कि आप लड़कियों को पहचानने में माहिर हैं, कहकर शमा हंस दी। ठीक कहा तुमने, कहकर वह औरत भी हंस दी। मैं भी किसी जमाने में तुम्हारी उम्र की एक हसीन लड़की गिनी जाती थी। मैं भी मुंबई में उसी इरादे से आई थी, फिर वापस न लौट सकी। मैं भी अपने घर से भाग कर आई थी। मुझसे पहले मेरी सहेली भी यहाँ आकर बस चुकी थी और उसी के बुलावे पर मैं यहाँ आई थी, पर जो पेशा उसने अपना रखा था
सुनकर मेरा दिल कांप उठा। वो बड़ी बेगैरत जिंदगी जी रही थी। उसने मुझे भी शामिल करना चाहा तो मैं उसके दड़बे से भागकर अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ के दलालों ने मुझे ऐसा वश में किया कि मैं यहीं की होकर रह गई। मुझे कालगल बनना पड़ा, फिर कोठे तक पहुँचाया गया। मैं बेची गई, लेकिन वहाँ से भाग निकली। अब स्टेशनों पर बैठते ऐसे शख्स को ढूंढती फिरती हूँ जो मेरी कद कर सके, लेकिन इस उम्र तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसका दामन पकड़कर बाकी जिंदगी गुजार दूं। बताते हुए उस औरत की आंखें नम हो गईं। कहीं तुम्हारा भी वास्ता साहिबा से पड़ गया तो जिंदगी नरक बन जाएगी। तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हारी सहेली करती क्या है? उस औरत ने पूछा। शमा चुप्पी साध गई। नहीं बताना चाहती तो ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हीरोइन बनने आई थी। अभी उसको किसी फिल्म में काम करने को नहीं मिला, पर आगे उम्मीद है। फिर तो बड़ा लंबा सफर समझो। मुझे भी लोगों ने लालच देकर बरगल आया था, कहकर औरत अजीब तरह से हंसी। तुम जिसका इंतजार कर रही हो, शायद वह तुम्हें लेने नहीं आएगी, क्योंकि जब अभी वह अपना पैर नहीं जमा सकी तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे लोग उसे पीछे छोड़ देंगे, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोनों को बातें करते करते 3 घंटे बीत गए। न तो बारिश रुकी, न शाम तक साहिबा उसे लेने आई। वे दोनों उठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चली गईं। शमा ने वहां खुलकर बताया कि उसकी माँ उसकी शादी जिससे करना चाहती थी, वो उसे पसंद नहीं करती। वो बहुत दूर के सपने देखने लगी और अपनी तकदीर आजमाने मुंबई चली आई। शमा, बेहतर होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें वह आदमी पसंद नहीं तो तुम किसी दूसरे से शादी करके इज्जत की जिंदगी बिताओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना तुम्हारी इस खूबसूरत जवानी को मुंबई के गुंडे लूटकर दोजख में तुम्हें लावारिस फेंक देंगे, जहां तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई न होगा। शमा उस औरत से प्रभावित होकर उसके पैरों पर गिर पड़ी और वापस जाने की मनसा जाहिर की। अगर तुम इस ग्लैमर की दुनिया में कदम न रखने का फैसला कर घर वापस जाने को राजी हो गई हो, तो मैं यही समझूंगी कि तुम एक जहीन लड़की थी जो पाप के दलदल में उतरने से बच गई। मैं तुम्हारे वापसी टिकट का इंतजाम करा दूंगी, उस औरत ने कहा। शमा घर लौटकर अपनी बूढ़ी माँ सईदा की बाहों में लिपटकर खूब रोई। आखिरकार शमा रफीक से शादी करने को राजी हो गई। माँ ने भी शमा की शादी बड़े ही धूमधाम से करा दी। अब रफीक और शमा खुशहाल जिंदगी के सपने बुन रहे हैं। शमा भी पिछली बातें भूलने की कोशिश कर रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।